रुपये के गिरने को लेकर के आकाश बनर्जी उर्फ द देशभक्त ने इतनी बकवासें करी अपनी वीडियो में कि ना चाहते हुए भी मेरे को मोदी सरकार का डिफेंस करना पड़ेगा इस वीडियो में। जरा सुन लो इस नालायक को। टूटते हुए रुपए ने मोदी सरकार के 3 बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। झूठ नंबर 1 कि हमारी इकोनॉमी ताबड़तोड़ गति से आगे बढ़ रही है। 8.2 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो नारा लगाया जा रहा है, वो कितना खोखला है रुपया ने दिखा दिया। अब वैसे बंदा दूसरों को कॉल आउट करता है कि तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, खुद पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के ऐसी बकवास कर रहा है। अरे भाई, इन दो बातों का आपस में क्या मेल है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हो सकते हैं इवन व्हेन रुपी इज एट इट्स ऑल टाइम लो। ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ऐसे तो फिर मनमोहन सिंह सरकार की जितनी भी हाई ग्रोथ रेट थी सारी फर्जी होंगी। क्यों? क्योंकि रुपया तो ऑलमोस्ट हर साल ही नया लो बनाता हुआ आ रहा है, और अब से नहीं, कई सालों से, दशकों से। तो भैया ये कहां से इसने बात घुमा दी? अब अगर आप मेरे से बोलो इससे पहले कि भाई आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया इंडिया को, तो मैं उस पर भी बना चुका हूं वीडियो ऑलरेडी, जाओ जाकर देख लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। पर ये दो बातों का आपस में मेल क्या है भाई? कैसे जोड़ दी इसने दोनों बातें आपस में? रुपए की गिरावट ने एक और पोल जरूर खोला है। ये वाला बोनस पोल बता रहा हूं। एक टाइम पर जनता का पक्ष लेने वाली, सच बोलने वाली बॉलीवुड आज कॉकरोच से भी बदतर जमीन के नीचे छुपी आपको मिलेगी। पेट्रोल प्राइस राइज, रुपए के गिरने पर आज कोई कॉमेंट्री नहीं मिलेगी आपको बॉलीवुड की तरफ से, कोई जोक शोक नहीं मिलेगा, कोई ट्वीट श्वीट नहीं मिलेगा। इनकी रीढ़ की हड्डी रुपया से भी कमजोर निकली। 2014 पे ये अपना रीढ़ की हड्डी भी भूल कर आ गए। अब ये भी मैं जरा लोगों का भ्रम दूर कर दूं। ये आकाश बनर्जी जैसे ऑपोजिशन के अनक्रिटिकल चाटुकारों ने ये नैरेटिव बेचने की कोशिश की है कि पहले तो बहुत हल्ला करता था जब रुपया ऑल टाइम लो रीच करता था, जिसके लिए इन्होंने ट्विटर भी लगा दी बॉलीवुड स्टार्स की। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा। इससे इनकी हिपोक्रेसी नहीं दिखती? नॉट रियली, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्चुअली में हल्ला क्यों करता था पास्ट में, और वो हल्ला कटने की वजह जो है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हल्ला कट ही नहीं रहा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, वो भी मैं लिंक कर दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रुपये के गिरने से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि रुपया जब गिरने लगे इन एन अनस्टेबल मैनर, इन अ डिसऑर्डरली मैनर, अगर वो स्टेबली और ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल मैनर में गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है हर साल, तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होता है और उनकी इन्वेस्टमेंट में प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर नहीं हो रहा था। ये 2013 के आसपास के स्क्रीनशॉट है जो आकाश बनर्जी ने लगाया है। मैंने investing.com खोली, रुपये डॉलर का डेटा निकाला जो एक्सचेंज रेट का डेटा है, और उससे वोलेटिलिटी इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करा कि वोलेटिलिटी कितनी होती थी रुपये डॉलर की मूवमेंट में। आपको दिखेगा 2013 के आसपास ये 0.12 था वोलेटिलिटी रुपये और डॉलर की, माने 12% ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा है रुपया। आप देखो मोदी सरकार में इन कॉन्ट्रास्ट लगभग हर साल इसके आधे से भी कम लेवल पर रही है वोलेटिलिटी यूएसडी रुपये के एक्सचेंज रेट में। 0.06 से नीचे ही रही है लगभग हर साल में। पिछले साल तो ये 0.02 पे था। तो भैया वोलेटिलिटी तो ऑल टाइम लो पे ले आया है मोदी सरकार। इस साल इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगाया है, वो हमारा बकड़ खोपड़ा चल रहा है, उसकी वजह से वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है, बट नोवेयर नियर द लेवल वेयर इट वाज ड्यूरिंग मनमोहन सिंह एरा। आप देखोगे रुपये और डॉलर की जो वैल्यू है ड्यूरिंग मनमोहन सिंह एरा, डॉलर इंक्रीज कर रहा है वैल्यू में 10% से ऊपर इन अ ईयर। 14% अप्रिशिएट हो रहा है डॉलर की वैल्यू। कहीं आपको दिख रहा है ड्यूरिंग मोदी ईयर्स इतना बड़ा रेंज, इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन? बता दो आप मेरे को। वोलेटिलिटी डाउन आ गई है, एक साल में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट हो नहीं रही, उसके बाद भी अल्लाह कट रहा है। भाई अब आप कहोगे कि भाई मैंने कैसे निकाला वोलेटिलिटी? अगर आपको शक पड़ रहा है इन सब चीजों में, तो भाई साहब डेटा सोर्सेस के साथ चार्ट सारे, और साथ में मैंने जो जुपिटर नोटबुक में पाइथन का कोड लिखा है वो सब आपको मैं एक फाइल बनाकर भेज दूंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर की। आप लोग मेरे को मैसेज करना, 199 रुपीज सेंड करना, आपको पूरा पैकेज उठाकर मैं दे दूंगा। खुद आप स्टडी कर लेना, काउंटर में मेरे वीडियो बना लेना, जो मानो वो कर लेना। नाउ डज दिस मीन कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को उस टाइम पर ये लॉजिक पता था, ये रीजनिंग पता थी, या ये आर्गुमेंट पता था जो मैंने अभी आपको बताया? नॉट नेसेसरली। अरे भाई बॉलीवुड वालों को जिस हिसाब से आप पैसा खिलाओगे उस हिसाब से वो बात बोल देंगे। कई बार रेलेवेंस का भी गेम होता है कि देश में जो डोमिनेंट नैरेटिव चल रहा है उसके हिसाब से अपना रेलेवेंस बनाने के लिए जो बात चल रही है उसी को हम एको कर देते हैं। जोक तो उन लोगों पे जो इन लोगों को सीरियसली लेते हैं या सोचते हैं किसी कॉज के लिए स्टैंड करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इससे कंक्लूड कर लो कि रियलिटी उस टाइम पर फंडामेंटली सेम थी जो आज है। डिफरेंट थी भाई साहब फंडामेंटली। उस टाइम पर रुपये में बहुत ही वाइल्ड स्विंग्स हो रहे थे, जिसका ऑपोजिशन हो रहा था। इवन मोदी की जो क्लिप लगाई है आकाश बनर्जी में, उसमें मोदी बोल रहा है रुपया जितनी तेजी से गिर रहा है, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। वो भी ये बात नहीं कर रहा कि ऑल टाइम लो बना रहा है, पर चलो मान भी लो अगर मोदी ने ऐसा बोला हो कि मनमोहन सिंह के टाइम पर ऑल टाइम लो रीच करे जा रहा है और मेरे टाइम पर ऑल टाइम लो रीच नहीं करेगा, हाइज बनाएगा। हालांकि मेरे को तो ऐसी कोई स्टेटमेंट मिली नहीं, पर मान भी लो मोदी ने ऐसा बोला होगा।
भाई वो राजनेता आदमी है, उसका काम क्या है? ऑपोजिशन में अगर बैठे हैं तो रूलिंग पार्टी पे लांछन लगाओ ताकि हम पावर में आ जाए। इसका मतलब आप भी वही काम करोगे? या तो डिस्क्लेमर लगा दे आकाश बनर्जी तू भी कि मैं भी उसी बिजनेस में हूं, ऑपोजिशन की चाटुकारिता करने में। जो ऑपोजिशन बोलेगी वही नैरेटिव आके भेज जाऊंगा, इंडिपेंडेंट सोबर एनालिसिस नहीं करूंगा अपना। और मैं आपको अगर लग रहा है ना कि वोल्टिलिटी तो केशव भाई किसी को भी नहीं पता दी है, तो आपको ही पता है, आप नहीं पता है, तो और भी चीजों से आपको पता चलेगा कि आकाश बनर्जी कैसे शेयर दलाली ही कर रहा है एक तरीके से, इन इफेक्ट। अगर डेलिबरेटली भी नहीं तो इन इफेक्ट कर ही रहा है। अब जैसे ये आर्गुमेंट सुन लो इसका, देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये साफ तौर से दिखाता है कि रुपए की गिरावट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है हमारे देश को। ये तो हो गया आकाश बनर्जी का हुआ। अब जरा एक्चुअल डेटा देख लो आप। करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आईएमएफ के डेटा उठाया मैंने और ग्राफ मैंने खुद बनाया है। फिर से मैंने बताया आपको, सारा डेटा मैं आपको फाइल पैकेज बनाकर सेंड कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, बस मेरे को मैसेज कर देना 199 में। आप जरा देखो, ये नेगेटिव में एक्सेस, वाई एक्सेस आपको दिखेगा 2014 से पहले 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के अंडर में करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.8% पे आ गया था, 5% के आसपास। कहीं दिख रहा है आपको मोदी काल में 5% के आसपास? कहीं पर भी आप मेरे को दिखा दो। इसीलिए हल्ला करता था 2012-13 में रूपी को लेकर के। पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे 2023 में 2024 में 1% से भी कम था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इंप्रूव ही हुआ है थ्रू आउट मोदी सरकार। बस 2025 में 1% पे आ गया, ये 1% से जो नीचे था अब 1% पे आ गया। एटमोस्ट लोग कह रहे 1.5% हो जाएगा, चलो मान भी लो मोटा मोटा 2% हो जाएगा। क्या हल्ला काटने वाली बात है इसमें? देखो भाई आपके सामने ग्राफ, जो आकाश बनर्जी आपके सामने स्टोरी बेचना चाह रहा है वो बिक्री है कहीं से कहीं तक। कहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट काबू से बाहर जा रहा था मनमोहन सिंह सरकार के एंडिंग ईयर्स में, उसके बाद से स्टेबलाइज हो गया। मतलब हम लोगों को थोड़ी बहुत भी कंसिडर नहीं करना चाहिए फैक्ट कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना इंप्रूव हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस में। ये तो ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं तब जाके थोड़ा बिगड़ना ये चालू हुआ है। पर आपको क्योंकि कहानी बेचनी ऑपोजिशन वाली, हो अल्लाह कट क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट, अरे भाई रुपया ऑल टाइम लो, तो ऐसी आपको बकवास पहननी है, कुछ भी पहले जाओ। और बकवास सुना आकाश बनर्जी की। झूठ नंबर 2, गिरता हुआ रुपया हमारे देश के एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, हम और कंपेटिटिव हो जाएंगे। ये भी झूठ दिख चुका है। अब इसमें क्या झूठ वाली बात है? ये तो रुपये के डेप्रिसिएशन के लॉजिक में ही इनबिल्ट है बात कि एक्सपोर्ट्स हमारे कंपेटिटिव हो जाएंगे। इनफैक्ट आकाश बनर्जी का लॉजिक देखो, इंपोर्ट्स पे क्या लगा रहा है। अब जब रुपया कमजोर हो जाएगा तो इसी इंपोर्ट बिल अपने आप वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इंपोर्ट किए जाने वाले सामान की चीजों के दाम में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर रुपया 5% कम हुआ तो सीधे 5% इंक्रीमेंट इन द प्राइस। तो भाई जब इंपोर्ट के प्राइसेस अपने आप या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, 5% डेप्रिशिएट होने में 5% इंपोर्ट प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कंपेटिटिव नहीं हो जाएंगे रुपए के डेप्रिसिएशन से। भाई पहले मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर $1 में मैं सामान बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, मेरे को 80 रुपए आ रहे थे, अब मेरे को 90 आया करेंगे, तो मेरे पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्राइस को कम करने की, तो कंपेटिटिव तो हो गए एक्सपोर्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली इससे, और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया एक्सपोर्ट करना, तो मैं ज्यादा माल भी बेचूंगा। तो ये तो इसके लॉजिक में ही इनबिल्ट है। लेकिन इंपोर्ट साइड पे ये ऑटोमेटिक वाला लॉजिक अप्लाई होगा आकाश बनर्जी के लिए, एक्सपोर्ट साइड पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी दिखानी है, ऑपोजिशन की चाटुकारिता करनी है, जो प्लस साइड है इसका वो दिखाना ही नहीं है। नाउ इसके बाद भी अगर एक्सपोर्ट ना बढ़े, एक्सपोर्ट्स का कंपेटिटिव होना एक बात है और उनका इंपेरिकली बढ़ना अलग बात है। इसके बाद भी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव होने के बाद भी अगर ना बढ़े, इसका मतलब उसके दूसरे कुछ कारण है। आपको बाकी चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलते हैं सेटरस पेरिबस। जब आप किसी एक कॉज का इफेक्ट पढ़ते हो तो बाकी कॉजेस को आप कांस्टेंट रखते हो। तो रुपी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होते हैं, ये रियलिटी है। उसके बाद भी अगर एक्सपोर्ट ना बढ़े तो उसके पीछे दूसरे कारण होते हैं। वो दूसरे कारण तब भी रहेंगे जब रुपी डेप्रिशिएट ना हो, तो इसका मतलब उसका इंपैक्ट तो तब भी पड़ेगा ही। तो ये बात आकाश बनर्जी को समझ में नहीं आई। इनफैक्ट आकाश बनर्जी ने एम्पेरिकल रियलिटी को भी देखो कैसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। सुनो जरा इसकी बेवकूफियां। तो इसीलिए ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे? इसका बेसिस क्या है? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इसकी 2 नंबर ही देखो, यहां पर ये क्या करेगा। 2025 में रुपया रिकॉर्ड 5% से ज्यादा लुढ़का। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स में क्या है। अक्टूबर के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखोगे तो करीबन 12% नीचे गए हैं। उल्टा टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स, जहां से सामान बाहर आना होता है, रॉ मटेरियल्स बाहर आना होता है, उनके मार्जिन और भी टाइट हो गए हैं। नोटिस करिए आपने इस बंदे की 2 नंबरी और बेवकूफी, शेयर नालायकी। कह रहा 2025 में इतने % रुपया डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। उसके रिजल्ट में एक्सपोर्ट कितने गिरे? उसके लिए 2025 नहीं, अक्टूबर का महीना देख लो। ये क्या सेंस हुआ? अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है इसने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दूसरों पे तंज कसता है, इसकी खुद की डिसमल नॉलेज देखो। 2025 में रुपया इतना गिरा है, अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट इतने डिक्लाइन हुए। तो जस्ट इमेजिन दैट। अरे भाई 2025, मैं आपको डेटा दिखाता हूं।
2024-25 का हमारे पास डेटा है, क्योंकि 25 के बाद तो 25-26 का बनेगा। 26 अभी आया ही नहीं, 25-26 कंप्लीट होगा आपका मार्च 2026 में। आप देखोगे 2024-25 में हमारे एक्सपोर्ट जो गुड्स की है उसमें कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हो, बिल्कुल ही फ्लैट है वो। लेकिन वो आधा हिस्सा है, लगभग 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 54-55% होगा। बाकी हिस्सा है हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स का, उसमें आपको दिखेगा करीब 13.5% की ग्रोथ। और ओवरऑल जो आपको ग्रोथ दिखेगी हमारे एक्सपोर्ट की एक साल में, वो दिखेगी आपको 6%। तो ग्रोथ कहां नहीं हुई एक्सपोर्ट्स की? कुछ भी एंडी वैंडी बात पेल दो, अक्टूबर के महीने में डिक्लाइन हुआ एक्सपोर्ट एज कंपेयर टू अक्टूबर इन द लास्ट ईयर। और डेप्रिसिएशन आप कंपेयर कर रहे हो 2025 का। शाबाश मेरे शॉन्टी, मतलब ये लेवल ऑफ नॉलेज है। और उसके बाद बोल रहा है, कह रहा है जो इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स है उनकी मार्जिन थिन हुई है। वो तो होगी, जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो वो तो होगा ही। अगर आप इस टेबल को देखोगे जहां मैंने फिगर साइड करी है, आपको दिखेगा मर्चेंडाइज गुड्स जो है उसके एक्सपोर्ट्स में हम कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं उसमें बड़ा सॉलिड हम परफॉर्म कर रहे हैं। जिसके बेसिस पे आप देखोगे ग्रोथ रेट जो है एक्सपोर्ट की वो इतनी वरीसम नहीं है जिस हिसाब से बता रहा है हमें। और मैं आपको ये भी यहां पर बता दूं, ये जो कनेक्शन करते हैं ना लोग एक्सपोर्ट को जीडीपी से, तो भैया एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो हमारी जीडीपी में उसका शेयर होगा करीब 22 से 23%। उसके विद इन गुड्स का शेयर होगा फिर 50 या 55%। उसके विद इन फिर एक शेयर होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। तो मतलब इतनी सारी विद इन लेयर्स करके बातें हैं, डेटा में नुआंसेस है। पर आकाश बनर्जी ऐसे बेवकूफ आके स्क्रीन पर क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रहे। दूसरी क्या बेवकूफी करेंगे, 25 में रुपया डिक्लाइन हुआ लेकिन देखो अक्टूबर में एक्सपोर्ट डिक्लाइन। मतलब ये तो इनका सेंस है। मेरे को बता दे भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी से तू पढ़कर आया है जो ऐसी बकवास फैल रहा है? पिछले साल भारत ने 915 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान और सर्विसेज इंपोर्ट कराए हैं। आप समझ के देखिए, हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम करीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट्स करते हैं। तो ये जो 1 ट्रिलियन डॉलर के नंबर का हुआ बना रहा है, आई मीन व्हाई इज दिस अ बैड थिंग? पहली बात तो ये प्रॉपर मैट्रिक ही नहीं है। प्रॉपर मैट्रिक क्या होता है? इंपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंडिया की करीब 23-24% है इंपोर्ट का शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। व्हाई इज दैट अ बैड थिंग? मैं आपको फिगर्स दिखाता हूं 2023 की, क्योंकि कंपैरेटिव डेटा मेरे को 2023 का मिल पाया। कोई मेजर चेंज नहीं होगा 2023 से 25 तक, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको दिखेगा G20 देशों में 11वें पे रैंक करता है इंडिया, मतलब 20 देशों में 11वें पे रैंक कर रहा है। हमसे ज्यादा किनका है इंपोर्ट का शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? डेवलप्ड कंट्रीज का। जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, कनाडा हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूके हो गया। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का हमसे ज्यादा है शेयर इंपोर्ट्स का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आप इमर्जिंग इकोनॉमीज में देख लो, 16वें नंबर पर रैंकिंग है इंडिया की। फिर आप एशिया के विदिन देख लो, 33वें नंबर पर रैंकिंग है इंडिया की। आई मीन व्हाई इज दिस अ बैड थिंग? और हुआ बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि 1 ट्रिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं, ऐसा हुआ बनाएंगे ना तो ज्यादा सेल होगा, नेगेटिविटी ज्यादा सेल होगी। व्हाई इज दैट अ नेगेटिविटी? वो आपको डिसाइड कर लो। दरअसल सच यह है कि अक्टूबर के महीने में हमारे देश का रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% तक गिर चुका था। अब इतना कम इन्फ्लेशन बाय द वे कोई अच्छी खबर नहीं होती है। आरबीआई के अपने बैरियर्स के हिसाब से, अपने अकाउंटिंग के हिसाब से भारत में स्टेबल ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन हमेशा 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इतना कम इन्फ्लेशन अपने आप में चिंता का विषय है, अगर इसमें कोई धांधली नहीं भी की गई हो। ठीक है भाई, इतनी कम इन्फ्लेशन चिंता का विषय है, तो भाई इस चिंता को दूर कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन बढ़ा के। लेकिन इसके हिसाब से जो रुपया डेप्रिशिएट हुआ है उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यह भी चिंता का विषय है। जरा सुन लो इसको। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है? आम जरूरतों की चीजें, सामान, चाहे वो ग्रोसरीज हो, कंज्यूमेबल्स हो, सब महंगी हो जाएंगी। तो भाई तू बता देना फिर चाहता क्या है तू? जब बहुत कम इन्फ्लेशन है तब तेरे को दिक्कत है, उसके रिस्पॉन्स में अगर इन्फ्लेशन होगी, जो कि अभी हुई भी नहीं है खास, उसका हुआ बता रहा, अरे इन्फ्लेशन हो जाएगी। अरे 2 मिनट पहले तू बोल करके इन्फ्लेशन बहुत कम है, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। होश में है या नहीं है? बेसिकली ऑपोजिशन का नैरेटिव बेचना भाई साहब को, कि नेगेटिविटी बेचो जैसे करके। अगर इन्फ्लेशन नंबर कम आ रहा है तो बहुत ही कम है, अगर हल्का सा भी बढ़ने वाला है, अरे इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, आग लगने वाली है बिल्कुल ही। सिमिलरली फॉरेन ट्रैवल में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट सब डॉलर या यूरो में जो पेमेंट जाने वाला है महंगा हो जाएगा। एक फैमिली हॉलिडे बजट अचानक 15 से 20% तक का बढ़ सकता है। हाँ, ये बात सच है। रेमिटेंसेस बढ़ने से एनआरआईज के परिवारों को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके डॉलर ज्यादा रुपए में कन्वर्ट हो पाएंगे। पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो रुपए की गिरावट आम लोगों के लिए खर्चा बढ़ाने वाली है, उनके सेविंग्स को कमजोर करने वाली है, हाउस होल्ड बजट और भी तहस नहस करने वाली है। आई मीन जस्ट लिसन टू हिज वर्डिंग्स, तहस नहस होने वाली है। और ही कुडंट फाइंड अ बेटर वर्ड, तहस नहस हो जाएगा हाउस होल्ड बजट। बिल्कुल कह रहा है कि जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने वाले बेचारे, उनके लिए बहुत ही महंगाई हो जाएगी। हाय हाय हाय। लेकिन फायदा किनको होगा? अरे वो जो एनआरआई लोग नहीं बैठते बाहर, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जब भेजेंगे ना अपने घर में पैसे रेम्यूनरेशन, उनको ज्यादा फायदा होगा इससे। ये इसका लेवल ऑफ एनालिसिस है।
सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का यह कहना है कि रुपए का गिरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इस पर अपना नींद खराब करें। पीयूष गोयल भी अपना ही गुणगान है। Don't get into those maths. अब पीयूष गोयल ने यहां पर तो ये बात नहीं बोली है, पर चलो मीम बनाने के लिए आपने पिछली रील काट कर यहां लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बात बोली कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके पीछे वो अपनी नींद खराब करे, ये बात एग्जैक्टली सच है। यही बात मैं बता के थक गया, लोगों को समझ में ही नहीं आ रही बात। अरे भाई, रुपया जो गिर रहा है, क्या वो नई बात है? रुपये का गिरना सालों से गिरता हुआ आ रहा है, दशकों से इवन गिरता हुआ आ रहा है रुपये, तो वो कोई न्यूज है? नहीं, वो तो कोई न्यूज नहीं है। क्या रुपए में वोलेटिलिटी इस लेवल पे हो गई है जो हिस्टोरिकली देखी नहीं गई है? वो भी बात सही नहीं है। वोलेटिलिटी एकदम कंट्रोल्ड है। कहां आप देखो मनमोहन सिंह के एंडिंग ईयर्स में वोलेटिलिटी रुपये में कहां पहुंच गई थी? तो वो भी नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात है, लॉन्ग टर्म आप ट्रेंड देखो, कोई वरिशम नहीं है, 1% पे कंट्रोल्ड है, बल्कि इससे पिछले साल तो 1% से भी कम था। कहां 2012 में हम 5% ऑफ जीडीपी पे आ गए थे, तो वो भी कोई वरिशम बात नहीं है। तो भैया फिर स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ है ही नहीं। आपने हुआ बनाना रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, तो जैसे पहली बार हिट कर रहा ऑल टाइम लो, लगभग हर साल करता हुआ आ रहा है, इसके अगले साल भी करेगा, फिर ये वीडियो बना देगा, जब 100 पे पहुंचेगा तब एक नई वीडियो बनेगी। अरे भाई, असली रियलिटी मैंने आपको बता दी इंडिपेंडेंट एनालिसिस से अपने। अब मैं क्या करूं? मेरे को मोदी सरकार की तारीफ करनी नहीं थी, लेकिन इस बंदे ने जो इतना वल्गर प्रोपेगेंडा कर दिया, आई हैव टू स्टिक बाय द ट्रुथ। जितने लोग मेरे को अंधभक्त अगर बोलने लगे कमेंट में, उससे पहले जान लो अजीत भारती को भी मैंने भाजपा की चाटुकारिता पे कैसे रेला था, लेकिन यहां पर भी मेरे को रेलना पड़ रहा है क्योंकि आप बात ऐसी कर रहे हो। तो भैया फैक्ट के साथ हम खड़े, इंडिपेंडेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं। बाकी ये देख लो, अगर आपको बड़ा स्केल करना है या अच्छा खासा पैसा बटोरना है, तो या तो आप अपोजिशन की चाटुकारिता में लग जाओ या भाजपा की चाटुकारिता में लग जाओ। जहां हम जैसे लोग बात करने आते हैं, वहां पर ना इस साइड पैसा ना उस साइड पैसा, हमें पता हम कैसे चला रहे हैं अपना। रुपए का गिरना दरअसल पूरी इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है भाई, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, बस हो गया खुश। भाई इसको जब मर्जी डिबेट करना हो ना इस टॉपिक पे, मेरे से आके कर ले, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब इसके अगर कुछ भक्त आकर मेरे को बोले कि भाई तू है कौन, आकाश बनर्जी तेरे से क्यों डिबेट करे, तो आपको जानना चाहिए कि एक टाइम पर आकाश बनर्जी मेरे को फॉलो करता था, मेरे वर्क को अप्रिशिएट करता था, लेकिन फिर मैंने इसके काउंटर में एक वीडियो बनाई औरंगजेब की, जब ये महिमा मंडन कर रहा था, तो इसको काउंटर करते हुए मैंने वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है, मिलियन से ऊपर उस पर व्यूज है। तो इस बंदे की खिलस गई और उसने मेरे को ब्लॉक मार दिया इंस्टाग्राम से। तो इसको पता है मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में, ये मेरे को फॉलो भी कर चुका है। अब जरा दूध का दूध पानी का पानी अगर इसको करना है, दिख जाएगा ये कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। बड़ा मजाक बनाता है ना लोगों का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आके अब तू मेरे से भिड़ ले। बाकी जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया, सारे जितने भी मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए डेटा सोर्सेज के साथ, मैं आपको एक पैकेज सेंड कर दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो, 199 रुपीज ओनली। आप उसको देख लो, तफ्तीश कर लो, वेरीफाई कर लो, और उसके बाद आपको काउंटर वीडियो मेरे को बनानी है तो वो भी बना लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।